ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 का पार्ट 6 पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी डिफिनीशन है वो उदासीन अक्ष, ठीक है, उदासीन अक्ष। तो उदासीन अक्ष देखिए, एक आपको सेक्शन दिख रहा है बीम का, जिसमें कुछ लाइन डॉटेड रूप में दिख रही है, ठीक। ये क्या कर रही है कि सेक्शन को दो बराबर भागों में बांट रही है। उदासीन अक्ष की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसी काल्पनिक रेखा जो खंड को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस। भाई जब तुम बहुत ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड आपको दिख रहा है स्मॉल डी, इसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई, ठीक है। अब प्रभावी गहराई क्या है? ये आपको सेक्शन दिख रहा है, खंड दिख रहा है। इस खंड में जो खंड का ऊपरी सिरा है और जहाँ इस्पात लगी है, उसके केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। इस खंड के ऊपरी सिरे से इस्पात के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टोटल डी, डेप्थ। इसका नोट कैपिटल डी से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल डी आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन में, खंड में। खंड के ऊपरी सिरे से खंड के निचले सिरे के बीच की जो दूरी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? डेप्थ कहलाती है, गहराई कहलाती है, ठीक। ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा एक होता है ऊपर से सेक्शन माना जाता है, जो उदासीन अक्ष खींची जाती है, इसको हम क्या मानते हैं? एक्स, ठीक। कि हमें खंड पे कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करना है। जो उदासीन अक्ष है उसे हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? दो पार्ट डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा क्रिटिकल एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक उदासीन अक्ष, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा क्या लिखा है यहाँ पर? क्रिटिकल एक्सिस, क्रांतिक उदासीन अक्ष। अब देखिए, ऊपरी सिरे से जहाँ पे हमको न्यूट्रल एक्सिस ड्रा करना है, कितनी दूरी पे ड्रा करना है, हम इसी के माध्यम से क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी क्रांतिक उदासीन अक्ष होती है। ये हमारा डिपेंड करता है प्रतिबलों पर। किस पे डिपेंड करता है हमारा ये? प्रतिबलों पर, मतलब कि स्ट्रेस पे, ठीक। ऐसा अक्ष, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? प्रतिबलों पर, स्ट्रेस पे। तो अब अगर हम इसके द्वारा निकालें तो एक्स ही बराबर होता है m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि क्रांतिक उदासीन अक्ष क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, तो आपको याद होना चाहिए m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, जहाँ पर m बराबर हमारा क्या है? मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। और सिग्मा सी बी सी बराबर क्या है? स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। इसके बाद सिग्मा एस टी बराबर क्या है हमारा? स्ट्रेस इन स्टील। देखिए, अगर आप लोग एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि सिग्मा सीबीसी क्या है, तो आप इसके नोटिफिकेशन पे जाया करिए। जहाँ पे देखिए सी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंक्रीट। और जहाँ पे एस टी दिख रहा है, इसका मतलब है स्टील। तो स्टील, सिग्मा तो आपको पता ही होता है किसका रिप्रेजेंट किया जाता है? स्ट्रेस को। तो जिसके बारे में दिया रहेगा उसके बारे में आप उसको लिख दिया करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा क्या है? ठीक है। अब दूसरा हमारा कौन सा अक्ष होता है? वास्तविक उदासीन अक्ष। वास्तविक उदासीन अक्ष, वास्तविक
उदासीन अक्ष, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, वास्तविक उदासीन अक्ष। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हमारा क्रिटिकल क्या होता है, प्रतिबलों पर डिपेंड होता है, वैसे जो हमारा एक्चुअल होता है वो किस पे डिपेंड होता है, स्टील पर। ठीक, तो ये क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, जो सूत्र हमारा निकाला जाता है bxa² अपॉन 2 MAST x माइनस डी, XA माइनस डी, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा bx² अपॉन 2 MAST सॉरी d माइनस एक्स होता है, ठीक है, d माइनस XA। अब यहाँ पे देखिए आपको एक दिख रहा होगा कंपोनेंट AST, जो हमारा वास्तविक होता है, जिसपे क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबल जो उदासीन अक्ष होगा, जहाँ पे सारे वर्कलोड कार्य करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल कहलाता है, जो डिपेंड किस पे होता है, स्टील पे। किस पे डिपेंड होता है, स्टील पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर जब AST बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, XA हो जाएगा हमारा एक्चुअल एक्सिस, ठीक है, और D हमारा क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ, और B हमारा क्या होगा, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो ये सूत्र आपको जरूर याद रहना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आप लोग ये सूत्र देख लीजिए एक बार। ठीक है, उदासीन अक्ष के बारे में अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लीवर आर्म, उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जेड से। आपने एक डायग्राम पढ़ा था, स्ट्रेस डायग्राम, इसमें ये हमारा क्या था, एक्स था, ये हमारा क्या था, टोटल डी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करता था, टेंशन फोर्स कार्य करता था, और यहाँ पे हमारा क्या होता था, कंप्रेशन फोर्स होता था। तो संपीड़न बल तथा तनन बल, क्या, संपीड़न बल तथा, अब देखिए ये पूरा कंप्रेसिव फोर्स है, तो ये कंप्रेशन है, तो यहाँ पे कहीं कहीं CG आएगी, ठीक है। तो ये तनन है, यहाँ पे भी कहीं सेंटर पे CG लगेगी। तो संपीड़न तथा तनन के गुरुत्व केंद्र के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, उत्तोलक भुजा। ये हमारा क्या हो गया, जेड। संपीड़न तथा तनन के बीच गुरुत्व केंद्रों के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, उत्तोलक भुजा, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तोलक भुजा। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड बराबर, अब आपको यहाँ से जेड बराबर निकालना होगा। तो देखिए ये एक आपको ट्रायंगल का सेक्शन दिख रहा है, त्रिभुज का सेक्शन देख रहा है, तो त्रिभुज की CG क्या होती है, 90 कोण से कितनी होती है, दूरी का कितना, x 1/3 था, तो x/3 हो गया। अगर यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले टोटल सेक्शन कितना दिया है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बराबर जेड प्लस x/3। अगर यहाँ से जेड निकालेंगे तो d माइनस x/3। ये हमारा क्या हो गया, उत्तोलक भुजा हो गई, ठीक। इसका भी सूत्र आप लोग याद किए रहिएगा। इसके बाद आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण, ठीक है, प्रतिरोधी आघूर्ण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आघूर्ण पता है, बल गुणे लंबवत दूरी, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है mr से किया जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो mr बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, लंबवत दूरी, उसको क्या कहा जाता है, तो mr बराबर f इनटू जेड,
ठीक, अब हमें हर एक पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करना होगा, एक कंक्रीट के लिए और एक बार स्टील के लिए। तो सबसे पहले हम किसके लिए ज्ञात करते हैं, कंक्रीट के लिए। ठीक है, कंक्रीट के लिए बात करते हैं तो एक सेक्शन पहले बनाते हैं। ये खंड हो गया हमारा, ये कंप्रेशन जोन है, ये बी है। ठीक है, ये एक्स है, टोटल डिस्टेंस डी है। ठीक है, इस्पात जहाँ तक लगा है उसकी दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक, तो अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फोर्स की बात करते हैं। तो प्रतिबल बराबर आपको बताया गया है क्या होता है। फोर्स बराबर क्या, अगर यहाँ निकालेंगे तो स्ट्रेस बराबर आपको बताया गया फोर्स अपॉन एरिया। क्या बताया गया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो बात करते हैं तो कंक्रीट के लिए जो हमारा प्रतिरोधी आघूर्ण आएगा वो क्या आएगा, B इंटू एक्स सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 D माइनस एक्स बाई 3। अब इतना एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के रूप में आना है तो आपको ये सूत्र जरूर याद रहना चाहिए, लेकिन आता कैसे है इन टर्म आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया तो हमें क्या पता चल गई, B इंटू एक्स, B इंटू एक्स आ गया। अब यहाँ पे जो प्रतिबल है, देखिए जो यहाँ पे प्रतिबल लगता है, जो डायग्राम देखेंगे तो उसमें सिग्मा CBC था। ठीक, तो ऊपर से नीचे की आते समय यहाँ पे क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो जब दो प्रतिबल हैं तो दोनों प्रतिबल का एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो एवरेज वैल्यू क्या निकाला जाता है, सिग्मा CBC B इंटू एक्स। आपको समझ में आ गया। अब सिग्मा CBC प्लस 0/2। ठीक, तो और एरिया आपको पता ही, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, सिग्मा CBC/2 B इंटू एक्स। B इंटू एक्स सिग्मा CBC/2 और उत्तोलक भुजा आपको बताया क्या है, D माइनस एक्स बाई 3। ठीक, इसके बाद आता है हमारा तनन के लिए। ये सूत्र आप जरूर याद करके रखे रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तनन के लिए। किसके लिए, तनन के लिए, इस्पात के लिए निकालेंगे। तो इस्पात के लिए देखिए सीधा सा फंडा है, MR बराबर हमें पता है F इंटू जेड होता है। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, अगर फोर्स यहाँ निकालेंगे तो एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया कितना होता है स्टील का, ये ST होता है, और इसका क्या होगा, सिग्मा ST। ठीक, क्योंकि सारा प्रतिबल इसके केंद्र पे ही काम करेगा। तो अगर यहाँ से हम MR निकालेंगे तो MR बराबर हो जाएगा AST सिग्मा ST इंटू उत्तोलक भुजा जेड। जेड की वैल्यू क्या होती है, D माइनस एक्स बाई 3। ये सूत्र आप दोनों रख लीजिए। पूछा जाता है कि उत्तोलक भुजा कंक्रीट के लिए MR क्या होता है, तनन के लिए MR क्या होता है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको नोट्स में भेजा गया है। तो पढ़ते रहिए, बस आप लोग टॉपिक को समझिए थोड़ा सा बस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ RCC बीम। अब बीम को कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा बैलेंस में है, संतुलित में है कि असंतुलित है। ठीक है, या तो अति प्रबलित है। तो कैसे इसको डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमारा डिपेंड करता है उदासीन अक्ष पे। किस पे डिपेंड करता है, उदासीन अक्ष पे। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, क्लासेस ऑफ RCC बीम। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्लासेस ऑफ RCC बीम। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो होता है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन, संतुलित खंड, संतुलित खंड। ठीक, तो संतुलित खंड में क्या है कि जब आपने पढ़ा एक्स से पढ़ा और XC पढ़ा, ये दो उदासीन अक्ष पढ़ा, एक क्रांतिक था, एक क्या था, वास्तविक था। तो जब x से बराबर XC होगा, आपको ये कंडीशन जब प्राप्त हो जाएगी सवाल करते समय, पहले आप क्या निकालेंगे, XC निकालेंगे सूत्र से, फिर क्या निकालेंगे, XA। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा खंड कैसा होगा, संतुलित खंड होगा। तो उस कंडीशन में आप MR बराबर 1/2 सिग्मा CBC B इंटू एक्स इंटू
डी माइनस एक्स बाई थ्री। इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं अथवा एम आर बराबर सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों सूत्र में कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना फोर्स हमारा कंक्रीट पे कार्य कर रहा है उतना ही फोर्स हमारा किस पे कार्य कर रहा है, तनन में कार्य कर रहा है। ये सूत्र एक बार आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा भी जा सकता है कि संतुलित खंड के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। अगर दोनों एक साथ दिया तो टिक कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं दिया है एक साथ तो आप चाहे इसको टिक करिएगा चाहे इसको टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा कौन सा सेक्शन है, खंड है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अल्प प्रबलित खंड। ठीक है, अल्प प्रबलित खंड, ऐसा खंड, इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। ऐसा खंड जब खंड में इस्पात की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्रबलित खंड कहलाता है। तो उस कंडीशन में जो हमें क्या होता है, एक्स से छोटा हो जाता है, किससे, एक्सी से बड़ा क्या हो जाता है, हमारा क्रांतिक बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब हमें मान निकालते हैं तो एम आर बराबर सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री, इन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। पूछा जाएगा कि अगर अल्प प्रबलित खंड है तो उसके लिए एम आर का क्या सूत्र होता है, तो आपको यही सूत्र लिखना होगा। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा कौन सा पार्ट है, ओवर। ओवर का क्या मतलब हुआ, ओवर, तीसरा हमारा क्या, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अति प्रबलित खंड। ऐसा खंड जो कंक्रीट में विफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अति प्रबलित खंड कहते हैं। उसके लिए जब हम क्या कंडीशन होती है, एक्स से बड़ा हो जाता है हमारा एक्सी से। ठीक है, एक्स से बड़ा हो जाता है हमारा एक्सी से, तो एम आर बराबर होता है 1/2 सिग्मा सी वी सी बी इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। ये सूत्र आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि एक्स से बड़ा है एक्सी से, तो एम आर के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए एक बार। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील, स्टील की मात्रा। ठीक है, क्या होता है, इस्पात की मात्रा। ठीक है, तो इस्पात की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, तो दो सूत्र होते हैं। एक होता है हमारा जब हमारा खंड कैसा हो रहा हो, संतुलित में रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये सूत्र यूज करना होता है। और स्टैंडर्ड में हमारा क्या होता है, P बराबर ए एस टी अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। ठीक है, दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया है तो आप इसका यूज करेंगे। अगर बोल दिया एरिया ऑफ स्टील भी दिया हो, अगर बोल दिया कि संतुलित खंड है, तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है कि ना कि इसका। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं दिया है और स्टील की मात्रा पता है, एरिया ऑफ स्टील पता है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। ये चैप्टर आज से यहीं से एंड हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, आज से ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शियर। ठीक है, थैंक यू क्लास।